आज की वीडियो में हम क्लोज नंबर 2 से करना शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में क्लोज नंबर 1 किया जिसमें आता है कंट्रोल के बारे में। अगर आप एमटीएस पोस्टमैन या पीए के एग्जाम से रिलेटेड बुक्स लेना चाहते हैं, थ्योरी की बुक्स लेना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स लेना चाहते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक लेना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्लोज नंबर 2 जिसमें आता है टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस के बारे में, डाक घरों के प्रकार के बारे में। पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि डाक घरों को कितने वर्गों में, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। पोस्ट ऑफिस को 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्ट ऑफिस। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? हेड ऑफिस, सब ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस। और सब ऑफिस में एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस, अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर भी शामिल होते हैं। तो डाकघरों को इन 3 वर्गों में बांटा गया है। इनकी सीक्वेंस आपने याद रखनी है। सबसे उच्च श्रेणी के डाकघर हेड ऑफिस, उससे निम्न श्रेणी की या उससे निचले वर्ग के डाकघर सब पोस्ट ऑफिस, और सबसे निम्न श्रेणी के डाकघर ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं। द फर्स्ट 2 क्लासेस ऑफ ऑफिसेस नॉर्मली ट्रांजैक्ट ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टल बिजनेसेस। पहले 2 वर्गों के डाकघर सभी प्रकार के डाक व्यवसायों का संचालन करते हैं। पहले 2 वर्गों के डाकघर कौन से हो जाएंगे? हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस। हेड ऑफिस और सब ऑफिस नॉर्मली सभी प्रकार के डाक व्यवसाय करते हैं। सो एज फॉर एज द पब्लिक इज कंसर्न्ड, there is generally no difference in the character of services rendered by sub post offices and head post offices except in regard to a few post office saving bank transactions। तो इसलिए जहाँ तक जनता का संबंध है, पहले 2 डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यानी कि लोगों को हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उन सेवाओं में ज़्यादा डिफरेंस कोई भी नहीं होता है, सिवाय कुछ डाकघर बचत बैंक लेन देनों के, कि कुछ सेविंग बैंक ट्रांजैक्शंस में ज़रूर डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा बाकी जो सर्विसेज होती हैं दोनों डाकघरों के द्वारा, फर्स्ट जो हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं और सब पोस्ट ऑफिस होते हैं, दोनों द्वारा एक तरह की सेवाएं लोगों को उपलब्ध करवाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे उच्च श्रेणी के डाकघर की, जो है हेड पोस्ट ऑफिस। Main office of group of post offices consisting of itself and sub and branch offices। हेड ऑफिस क्या होता है? डाक घरों के समूह का मुख्य कार्यालय होता है। और ये डाक घरों के समूह में कौन कौन शामिल होता है? ये स्वयं भी शामिल होता है। कुछ छोटे डाकघर जिन्हें उप डाकघर और शाखा डाकघर कहा जाता है, वो भी शामिल होते हैं। तो डाकघरों का एक समूह है, उस समूह का जो मेन ऑफिस होता है उसको हेड ऑफिस कहा जाता है। और डाकघरों के इस समूह में ये स्वयं भी आता है, उप डाकघर और शाखा डाकघर भी आते हैं। अकाउंट ऑफिस ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिस कम्स अंडर इट्स ज्यूरिडिक्शन। हेड ऑफिस के क्षेत्राधिकार में जितने भी डाकघर आते हैं, उन सभी डाकघरों के लिए यह अकाउंट ऑफिस के रूप में काम करता है, लेखा कार्यालय के रूप में काम करता है। मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ लेटर ऑफिसेज आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अकाउंट। फिर उसके बाद ये अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यालयों के डाकघरों के धन संबंधी लेन देन को अपने लेखे में शामिल करता है। तो जितनी भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, धन संबंधी लेन देन होते हैं सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के, उनको अपने लेखे में शामिल करने का ये काम करता है। इंचार्ज की बात करें, हेड ऑफिस का इंचार्ज हेड पोस्ट मास्टर होता है। हेड ऑफिस कैन डू ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। प्रधान डाकघर सभी प्रकार के डाक व्यवसायों का संचालन करते हैं, जैसे हमने ऊपर भी ये पॉइंट किया। Head offices in more important cities in charge of gazetted officers are called as a first class head office।
प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर क्या होते हैं? ऐसे प्रधान डाकघर जो महत्वपूर्ण शहरों में स्थित होते हैं और जिनका प्रभार राजपत्रित अधिकारियों के पास होता है, उन्हें प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर कहा जाता है। फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट सिटीज में स्थित ऐसे हेड ऑफिस जिनका प्रभार गेजेटेड ऑफिसर्स या राजपत्रित अधिकारियों के पास होता है, उनको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस कहेंगे। First class head postmaster can exercise all the powers of a superintendent of post offices in regard to their own offices। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकपाल होता है अपने स्वयं के कार्यालयों के संबंध में डाकघर अधीक्षक की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कौन कर सकता है? प्रथम श्रेणी का प्रधान पोस्ट मास्टर कर सकता है। ये क्या करता है? सिर्फ अपने कार्यालय के संबंध में, सभी कार्यालयों के संबंध में नहीं कर सकता है, सिर्फ अपने कार्यालय के संबंध में सुपरिटेंडेंट की, अधीक्षक की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। The head post offices and sub post offices are in charge of departmental officials, whereas the branch post offices are in charge of ग्रामीण डाक सेवक्स। जो आपके प्रधान डाकघर होते हैं और उप डाकघर होते हैं, उनका प्रभार किसके पास होता है? डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स के पास होता है, विभागीय अधिकारियों के पास होता है। और जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं वो ग्रामीण डाक सेवक के प्रभार में आते हैं। It is an operational unit and is authorized for the posting, receipt, sorting, handling, ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी ऑफ मेल। हेड ऑफिस ऑपरेशनल यूनिट्स होते हैं, परिचालन इकाइयां होती हैं, यानी कि ये काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? ये डाक की पोस्टिंग करने का काम करते हैं, डाक को प्राप्त करने का काम करते हैं। यहाँ पर डाक की छंटाई होती है, डाक को हैंडल किया जाता है, डाक का ट्रांसमिशन किया जाता है और डाक की डिलीवरी करने का काम भी किया जाता है। हेड ऑफिस ऑफर्स मेल रिलेटेड सर्विसेज सच एज पोस्ट ऑफिस बॉक्सेस, पोस्टेज एंड पार्सल्स। इसके अलावा ये और क्या करते हैं? डाक संबंधी सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी उपलब्ध करवाते हैं, पोस्टेज या पार्सल सुविधाएं भी उपलब्ध करवाते हैं। इट आल्सो ऑफर्स नॉन पोस्टल सर्विसेज। तो ये डाक सेवाएं तो उपलब्ध करवाते हैं और उसके साथ साथ नॉन पोस्टल सर्विसेज भी उपलब्ध करवाते हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, फिलैटली, मनी रिमिटेंस एंड रिटेल सच एज पासपोर्ट एप्लीकेशंस एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्स। तो ये आपको पोस्टल सर्विसेज उपलब्ध करवाते हैं, डाक को पोस्ट करना है, डाक की डिलीवरी का काम होता है, ट्रांसमिशन का हैंडलिंग का काम होता है। इसके साथ साथ नॉन पोस्टल सर्विसेज जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, फिलैटली, मनी रिमिटेंस, ये सेवाएं भी उपलब्ध करवाते हैं। फिर रिटेल सर्विसेज भी उपलब्ध करवाते हैं। रिटेल सर्विसेज क्या होती हैं? तो पोस्ट ऑफिस थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने में सहायता करता है। कैसे? रिटेल पोस्ट के माध्यम से। तो रिटेल पोस्ट के बारे में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आएगा, तो जैसे रिटेल पोस्ट के माध्यम से पासपोर्ट एप्लीकेशंस हैं या गवर्नमेंट फॉर्म बेचना, ये सारे काम भी हेड पोस्ट ऑफिस में किए जाते हैं। It consolidates accounts of all sub-offices under its jurisdiction and reports to the Postal Accounts Office। ये अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी उप डाक घरों के लेखों को कंसोलिडेट करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है और उसकी रिपोर्ट पोस्टल अकाउंट ऑफिस तक पहुंचाता है। इट आल्सो ड्रॉज सैलरी एंड अदर बिल्स फॉर ऑफिशियल्स इन इट्स जुरिडिक्शन। ये अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों के वेतन और अन्य बिल भी तैयार करता है। इट मेंटेन्स दी सर्विस बुक। ये सर्विस बुक्स का रख रखाव भी करता है। तो जितने भी अधिकारी होते हैं सभी की सर्विस बुक बनाई जाती है, तो सर्विस बुक का रख रखाव भी हेड ऑफिस में किया जाता है। इट इज हेडेड बाय अ पोस्ट मास्टर HSG, सीनियर पोस्ट मास्टर गेजेटेड, चीफ पोस्ट मास्टर CPM और डायरेक्टर।
हेड ऑफिस का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो हेड ऑफिस होते हैं उनका प्रभारी अधिकारी पोस्ट मास्टर होता है, हेड पोस्ट मास्टर होता है। पोस्ट मास्टर भी अलग अलग तरह के होते हैं या हेड ऑफिस अलग अलग तरह के होते हैं और उनके इंचार्ज भी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग उनके डेजिग्नेशन होते हैं। The principal head post office situated at the circle headquarters is called General Post Office and is headed by CPM or director. प्रिंसिपल हेड पोस्ट ऑफिस जो कि सर्किल मुख्यालय में स्थित होता है, तो हेड ऑफ सर्किल कौन होता है? CPMG। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर, और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? CPM या डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। ऐसे प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर को जनरल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, GPO कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जनरल पोस्ट ऑफिस क्या होते हैं? सर्किल प्रमुख के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर, उसको हम जनरल पोस्ट ऑफिस कहेंगे, और इसका नेतृत्व CPM या फिर डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे अलग अलग तरह के हेड पोस्ट ऑफिस की। दो तरह के हेड ऑफिस होते हैं, एक जनरल पोस्ट ऑफिस और दूसरे सिंपल हेड ऑफिस। जनरल पोस्ट ऑफिस क्या होते हैं? फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस जो सर्किल प्रमुख के मुख्यालय में स्थित होते हैं, और दूसरे नॉर्मल हेड पोस्ट ऑफिस हो जाएंगे। अब जो जनरल पोस्ट ऑफिस है इनको भी आगे दो श्रेणियों में बांटा जाता है, एक डायरेक्टर हेडेड GPO होते हैं, एक नॉन डायरेक्टर हेडेड GPO होते हैं। ऐसे जनरल पोस्ट ऑफिस जिनका नेतृत्व डायरेक्टर करता है, ऐसे जनरल पोस्ट ऑफिस जिनका नेतृत्व नॉन डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे जनरल पोस्ट ऑफिस या फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस जिनका नेतृत्व डायरेक्टर करता है, इंचार्ज डायरेक्टर हो जाएगा। जो नॉन डायरेक्टर हेडेड जनरल पोस्ट ऑफिस होते हैं उनका प्रमुख कौन होता है? चीफ पोस्ट मास्टर यानी कि CPM होता है या सीनियर पोस्ट मास्टर होता है। और जो फिर दूसरे आते हैं सिंपल हेड ऑफिस, ये भी दो तरह के होते हैं, एक नॉन गैजेटेड होते हैं, दूसरे गैजेटेड होते हैं, एक राजपत्रित दूसरे गैर राजपत्रित। अब जो नॉन गैजेटेड हेड ऑफिस होते हैं इनका हेड पोस्ट मास्टर होता है। जो गैजेटेड हेड ऑफिस होते हैं ये भी दो तरह के होंगे, एक फर्स्ट क्लास गैजेटेड हेड ऑफिस और दूसरा सेकंड क्लास गैजेटेड हेड ऑफिस। अगर फर्स्ट क्लास गैजेटेड हेड ऑफिस है तो इसका हेड चीफ पोस्ट मास्टर, सेकंड क्लास गैजेटेड हेड ऑफिस का हेड सीनियर पोस्ट मास्टर होता है। तो ये आ जाएंगे दो तरह के प्रधान डाकघर। अब आगे बात करते हैं सब पोस्ट ऑफिस की। जैसे हमने ऊपर ही बात की कि आपके हेड ऑफिस एक आ जाएंगे, फिर सब ऑफिस आ जाएंगे, फिर ब्रांच ऑफिस। इस तरह से डाकघरों की तीन श्रेणियां हैं। दूसरी श्रेणी सब पोस्ट ऑफिस। सब ऑफिस इज अ पोस्ट ऑफिस सबऑर्डिनेट टू एंड अकाउंट विद हेड ऑफिस। उप डाकघर प्रधान डाकघर से नीचे होता है और इसका प्रधान डाकघर से लेखा संबंध होता है। सब ऑफिस क्या है? सब ऑफिस हेड ऑफिस के नीचे आने वाला डाकघर होता है और इसका लेखा संबंध हेड ऑफिस से होता है। तो सबसे उच्च श्रेणी का डाकघर हेड ऑफिस, उससे निम्न श्रेणी का डाकघर सब ऑफिस, और सब ऑफिस किसके अधीन होते हैं? हेड ऑफिस के अधीन होते हैं। सब ऑफिस रिपोर्ट्स टू हेड ऑफिस। उप कार्यालय या उप डाकघर प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करता है और सब ऑफिस का इंचार्ज सब पोस्ट मास्टर या फिर SPM होता है। सब ऑफिस कैन डू ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। जैसे हमने हेड ऑफिस के बारे में क्या कि प्रधान डाकघर सभी प्रकार के संचालन कर सकता है, सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस कर सकता है, उसी तरह से सब ऑफिस भी सभी प्रकार के लेन देन करने में सक्षम होता है। सब पोस्ट ऑफिस इज एन ऑपरेशनल यूनिट लोकेटेड इन अर्बन एज वेल एज द रूरल एरियाज। ये भी एक ऑपरेशनल यूनिट है और ये रूरल और अर्बन दोनों तरह के क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो सकते हैं, ये शहरी क्षेत्रों में भी हो सकते हैं। सब पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड्स मेल बुकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। उप डाकघरों में बुकिंग सर्विसेज भी होती हैं, बैंकिंग सेवाएं, इंश्योरेंस सर्विसेज भी उपलब्ध होती हैं। इट इनकॉर्पोरेट्स द अकाउंट ऑफ ब्रांच ऑफिसेज प्लेस्ड अंडर इट एंड आल्सो सप्लाइज एंड रिसीव्स अ फंड।
उप डाकघर डाक बुकिंग सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, बीमा सेवाएं प्रदान करते हैं और ये अपने अधीन ब्रांच ऑफिस के लेखे को भी शामिल करने का काम करते हैं। तो जो ब्रांच ऑफिस होते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये डायरेक्टली हेड ऑफिस के अंडर भी आते हैं, ये सब ऑफिस के अंडर भी आते हैं। जो ब्रांच ऑफिस सब ऑफिस के अंडर आते हैं, ये उनके अकाउंट को, उनके लेखे को अपने अकाउंट में शामिल करने का काम करता है। इसके अलावा ब्रांच ऑफिस को नकदी पहुंचाना या उनके पास एक्सेस कैश है उसको भी रिसीव करने का काम करते हैं। सब ऑफिसेस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टाफ। उप डाकघरों को वर्गीकृत किया जाता है। कैसे वर्गीकृत किया जाता है? कर्मचारियों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो बात करते हैं इनके प्रकार की। ये भी दो तरह के होते हैं सब ऑफिस। एक आते हैं टाइम स्केल सब पोस्ट ऑफिस, दूसरे होते हैं सिलेक्शन ग्रेड सब पोस्ट ऑफिस। अब टाइम स्केल सब पोस्ट ऑफिस तीन तरह के होते हैं। एक मुख्य डाकघर, दूसरे आते हैं हायर सिलेक्शन ग्रेड HSG, लोअर सिलेक्शन ग्रेड LSGSO, फिर आते हैं सिलेक्शन ग्रेड सब पोस्ट ऑफिस। ये भी तीन तरह के हैं। ट्रिपल हैंडेड सब ऑफिस, जिसे ए क्लास सब ऑफिस भी कहा जाता है, डबल हैंडेड सब ऑफिस, इसे बी क्लास सब ऑफिस भी कहा जाता है, और सिंगल हैंडेड सब ऑफिस, इसे सी क्लास सब ऑफिस भी कहा जाता है। तो इस तरह से उप डाकघरों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। मेन 2 श्रेणियां हो जाएंगी, उन दोनों श्रेणियों के आगे 3-3 प्रकार हो जाएंगे। These post offices are further classified into delivery and non-delivery offices। तो पहले इनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है? कर्मचारियों की संख्या के आधार पर की जाती है। फिर आगे इनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है कि ये डिलीवरी होंगे या नॉन डिलीवरी ऑफिस होंगे, कि ये वितरण का काम करेंगे या वितरण का काम नहीं करेंगे। फिर आगे इनकी ऐसे क्लासिफिकेशन होती है। अगर ये डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है, यानी कि ये वितरण का काम करेंगे, ईच डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विल हैव डिलीवरी स्टाफ एंड अलॉटेड अ यूनिक पिन कोड पोस्टल इंडेक्स नंबर। प्रत्येक डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में डिलीवरी स्टाफ होता है, यानी कि वितरण करने वाले कर्मचारी होते हैं, और इनको एक यूनिक पिन कोड दिया जाता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर दिया जाता है। नॉन डिलीवरी ऑफिस परफॉर्म ओनली काउंटर ट्रांजैक्शंस। अब जो नॉन डिलीवरी ऑफिस होते हैं वो सिर्फ काउंटर ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि जो भी काउंटर का काम होता है, बैंकिंग से संबंधित है, फिलैटली से संबंधित है, ये सारे काम इनके द्वारा किए जाएंगे, या फिर बुकिंग का काम भी ये करते हैं, लेकिन ये डिलीवरी का काम नहीं करेंगे। एंड आर नॉट असाइंड विद एनी सेपरेट पिन कोड, और इनको अलग से कोई पिन कोड भी नहीं दिया जाता है। तो इनकी पहचान कैसे की जाएगी? दे आर आइडेंटिफाइड विद द पिन कोड ऑफ द कंसर्न्ड डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। ये जिस भी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के साथ संबंधित होंगे, उसी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के पिन कोड के साथ इनकी पहचान की जाती है। सब ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन और इट्स सबर्ब्स वेयर देयर इज आल्सो ए हेड ऑफिस इज कॉल्ड एज टाउन सब ऑफिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, टाउन सब ऑफिस क्या होते हैं? नगर उप डाकघर क्या होते हैं? किसी नगर या उसके उपनगरों में जहां प्रधान डाकघर भी हो, स्थित उप डाकघरों को डाकघर को नगर उप डाकघर कहा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक टाउन है, इस टाउन में एक हेड ऑफिस स्थित है। अगर इसी टाउन में एक सब ऑफिस भी स्थित होगा तो इस सब ऑफिस को इस टाउन का टाउन सब ऑफिस कहा जाएगा। फिर आते हैं सबसे निम्न श्रेणी के डाकघर, जिन्हें ब्रांच ऑफिस या शाखा डाकघर कहा जाता है। लोअर स्टेटस देन सब ऑफिस, उप डाकघर से निचले दर्जे का डाकघर होता है। शाखा डाकघर, सबसे उच्च श्रेणी के डाकघर हमारे पास हेड ऑफिस, फिर सब ऑफिस, और सबसे निम्न श्रेणी के डाकघर क्या आ जाएंगे? ब्रांच ऑफिस। तो उप डाकघर से निम्न दर्जे के ये डाकघर होते हैं। Branch office is in direct account with head or sub office which is called its account office। इसका लेखा संबंध सीधा किसी प्रधान डाकघर या उप डाकघर से होता है, जिसे इसका लेखा कार्यालय भी
कहा जाता है। तो ब्रांच ऑफिस का अकाउंट ऑफिस कौन सा कार्यालय होता है जो ब्रांच ऑफिस के अकाउंट्स को या लेखों को अपने अकाउंट में शामिल करने का काम करता है। तो जिसके साथ भी ये डायरेक्ट अकाउंट में होगा, सीधे लेखे में होगा, चाहे वो हेड ऑफिस हो चाहे सब ऑफिस हो, उसको हम इसका अकाउंट ऑफिस कहते हैं। तो ब्रांच ऑफिस का अकाउंट ऑफिस हेड ऑफिस भी हो सकता है, सब ऑफिस भी हो सकता है। और सब ऑफिस का जो अकाउंट ऑफिस है वो हेड ऑफिस ही होता है, वहां पे कोई और ऑप्शन नहीं होगी। ऑफिसर इंचार्ज इज ब्रांच पोस्ट मास्टर। शाखा कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को शाखा पोस्ट मास्टर कहा जाता है। मैक्सिमम वर्किंग आवर्स आर 5 आवर्स। अधिकतम काम के घंटे 5, यानी कि मैक्सिमम 5 घंटों तक काम करते हैं। मिनिमम वर्किंग आवर्स 4 आवर्स, ये न्यूनतम 4 घंटों के लिए काम करते हैं। अकाउंट ऑफिस में भी सब ऑफिस और हेड ऑफिस, इसका लेखा कार्यालय सब ऑफिस भी हो सकता है, हेड ऑफिस भी हो सकता है, यानी कि जिसके साथ भी ये डायरेक्ट अकाउंट में होगा वही इसका अकाउंट ऑफिस कहलाएगा। BO कैन नॉट डू ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ब्रांच ऑफिस सभी प्रकार के लेन देन नहीं कर सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन का खाता है, ब्रांच ऑफिस में आप नहीं खोल सकते हैं। NSC है, KVP है, MIS है, आप ये काम ब्रांच ऑफिस में नहीं कर सकते। तो सभी तरह की ट्रांजैक्शन, सभी तरह के लेन देन ब्रांच ऑफिस में नहीं किए जा सकते। हमने ऊपर ही पॉइंट ये पढ़ा था कि पहली 2 श्रेणियों के डाकघर सभी प्रकार के डाक व्यवसायों का संचालन करते हैं, लेकिन जो सबसे निम्न श्रेणी का या तीसरा डाकघर है, तीसरे प्रकार का डाकघर है, यानी कि ब्रांच ऑफिस, ये सभी प्रकार के लेन देन नहीं कर सकता। तो ब्रांच ऑफिस में कौन कौन सा काम किया जाता है? यहाँ पे डिलीवरी का, वितरण का काम किया जाता है, डाक को प्रेषित करने का काम किया जाता है, डाक की बुकिंग करने का काम किया जाता है, पार्सल एक्सेप्ट किए जाते हैं, SB डिपॉजिट किया जाता है, इफेक्टिंग SB विड्रॉल्स। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा? निर्धारित SB निकासी की जाती है, यानी कि विड्रॉल करने की एक लिमिट होती है। जैसे वर्तमान में 20,000 रुपये है, तो ये तो बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी, कुछ भी हो सकता है ना। तो इफेक्टिंग SB विड्रॉल, क्या आप कोई भी इसमें ये नहीं कि कोई भी लिमिट तक आप विड्रॉल कर पाएंगे, एक निर्धारित सीमा होगी, उस सीमा तक आप ब्रांच ऑफिस में SB अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं। इशू एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर आप जारी कर सकते हैं, मनी ऑर्डर्स का भुगतान ब्रांच ऑफिस में किया जाता है। तो ये सारे काम ब्रांच पोस्ट ऑफिस में किए जाते हैं, लेकिन हर तरह का काम ब्रांच ऑफिस में नहीं होता है। Branch office is situated in a town or its suburbs where there is also a head office is called as town branch office। फिर जैसे हमने टाउन सब ऑफिस के बारे में किया, उसी तरह से टाउन ब्रांच ऑफिस होते हैं ऐसे शाखा डाकघर जो किसी नगर या उसके उपनगरों में स्थित होते हैं और उसी नगर या उपनगर में हेड ऑफिस भी स्थित है। तो ऐसे ब्रांच ऑफिस को उस नगर या उपनगर का टाउन ब्रांच ऑफिस या नगर शाखा कार्यालय कहा जाएगा। ब्रांच ऑफिसेस सर्व द पोस्टल नीड्स ऑफ वन और मोर विलेजेस। शाखा डाकघर एक या एक से ज़्यादा गांव की डाक संबंधी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यानी कि एक ब्रांच ऑफिस में 3, 4, 5 इस तरह से विलेजेस होते हैं और उन सब की डाक संबंधी ज़रूरतों को ये शाखा कार्यालय पूरा करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस के बारे में, डाकघरों के प्रकार के बारे में, कि 3 प्रकार के डाकघर होते हैं। डाकघरों की 3 श्रेणियां हैं, हेड ऑफिस हैं, फिर सब ऑफिस है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस के साथ, फिर उसके बाद ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, और इनके बारे में डिटेल में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोज नंबर 3 की बात करते हैं, नाइट पोस्ट ऑफिस या रात्रिकालीन डाकघर। The working hours of the post offices are generally fixed by the head of the circle according to the timing given in clause number 5 of post office guide। तो हम जो लेक्चर्स करेंगे वो हम दोनों तरह से करेंगे, PO गाइड पार्ट 1 के अनुसार भी करेंगे, पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार भी करेंगे। दोनों तरह से साथ साथ में करते जाएंगे। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा वो एग्जाम से पहले एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपने दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है।
है, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चाहे सिलेबस में से इन चीज़ों को हटा दिया जाए फिर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपने दोनों को साथ में लेके चलना है। तो अब हम बात करेंगे नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो डाक घरों के वर्किंग आवर्स होते हैं, काम काज के घंटे होते हैं, उनको कौन निर्धारित करता है? हेड ऑफ सर्किल यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल निर्धारित करता है। कैसे करता है? अपनी मर्जी से नहीं करता है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 5 में दिए गए समय के अनुसार करता है। अब हम क्लोज नंबर जब 5 करेंगे वहाँ पर बताया गया होगा कि डाक घर में किसी भी काम को करने के लिए काम काज के घंटे क्या होने चाहिए, और उसी समय के अनुसार हेड ऑफ सर्किल डाक घरों के काम काज के घंटों को निर्धारित करता है। तो ये जो काम काज के घंटे हैं इनमें अपडेशन है, इनके बारे में पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 में रिवाइज करके बताया गया है। तो हमने दोनों तरह से करना है, क्लोज नंबर 5 में करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्टर जनरल में एक्सटेंड द वर्किंग आवर्स ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस अप टू 8:30 PM एंड कीप देम ओपन ऑन संडे आल्सो एंड दीज पोस्ट ऑफिसेस आर कॉल्ड एज नाइट पोस्ट ऑफिसेस। तो पहले पॉइंट में तो हमने यही पढ़ा कि जो डाकघरों के कामकाज के घंटे हैं वो हेड ऑफ सर्किल के द्वारा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 5 में दिए गए समय के अनुसार तय करता है। तो ये हेड ऑफ सर्किल का काम हो गया। लेकिन महानिदेशक डाक किसी भी डाकघर के कामकाज के घंटों को रात के 8:30 बजे तक बढ़ा सकता है। यानी कि डायरेक्टर जनरल ये आदेश दे सकता है कि कोई भी डाकघर रात के 8:30 बजे तक काम करेगा और रविवार वाले दिन या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी खुला रहेगा काम करने के लिए। और ऐसे डाकघर जो रात के 8:30 बजे तक काम करेंगे, रविवार या डाकघर अवकाश वाले दिन भी काम करेंगे, खुले रहेंगे, ऐसे डाकघरों को नाइट पोस्ट ऑफिस कहा जाएगा। तो सिंपल आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डाकघरों के कामकाज के घंटे कौन निर्धारित करता है, या ये भी पूछ सकते हैं कि नाइट पोस्ट ऑफिस के कामकाज के घंटे कौन निर्धारित करता है, डायरेक्ट आंसर होगा हेड ऑफ सर्किल। जब तक आपसे ये ना पूछा जाए कि किसी भी डाकघर के काम काज के घंटों को कौन एक्सटेंड कर सकता है, तब तक आपका आंसर क्या रहेगा? तब तक आपका आंसर CPMG रहेगा, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल रहेगा। और जब पूछा जाएगा एक्सटेंड कौन करेगा, फिर आंसर आएगा डायरेक्टर जनरल। नाइट पोस्ट ऑफिस विल ट्रांजैक्ट दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव बीन ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर जनरल। अब जो नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं कौन सी ट्रांजैक्शंस करते हैं? तो ये वो ट्रांजैक्शंस करेंगे जो डायरेक्टर जनरल के द्वारा ऑथराइज की जाएंगी, अधिकृत की जाएंगी। तो अब नॉर्मल जो भी काम होता है पोस्ट ऑफिस का वो नाइट पोस्ट ऑफिस भी करेगा। यानी कि जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होंगे उनके दौरान नाइट पोस्ट ऑफिस नॉर्मल पोस्ट ऑफिस की तरह काम करेगा। फिर एक्सटेंडेड आवर्स के दौरान यानी कि उसके नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाद जब वो खुला रहेगा, या रविवार वाले दिन या डाकघर अवकाश वाले दिन जब वो खुला रहेगा, तो कौन कौन से लेन देन करेगा, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस करेगा? ऐसी ट्रांजैक्शंस जो डायरेक्टर जनरल द्वारा ऑथराइज की जाएंगी, अधिकृत की जाएंगी। वर्क ड्यूरिंग एक्सटेंडेड आवर्स। अब बढ़े हुए काम काज के घंटों के दौरान नाइट पोस्ट ऑफिस में कौन सा काम किया जाएगा? अब नॉर्मली मान लो किसी पोस्ट ऑफिस के वर्किंग आवर्स सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हैं। और डायरेक्टर जनरल ने क्या किया, इनको एक्सटेंड कर दिया रात के 8:30 बजे तक। तो जब ये एक्सटेंडेड आवर्स शुरू होंगे यानी कि 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक क्या क्या काम किया जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एक्सटेंडेड आवर्स के दौरान पोस्ट ऑफिस या नाइट पोस्ट ऑफिस में क्या काम होगा। बुक रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग VP आर्टिकल्स, वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स के साथ साथ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की भी ये बुकिंग करते हैं। वर्तमान में VP आर्टिकल्स बुकिंग VP आर्टिकल्स को डिसकंटिन्यू किया जा चुका है, लेकिन ये आपने एज इट इज पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं। तो नाइट पोस्ट ऑफिस में एक्सटेंडेड आवर्स के दौरान रजिस्टर्ड आर्टिकल्स और वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स की बुकिंग की जाती है। सेल IPO क्या होते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर क्या होते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में करेंगे। IPO बेचने का और डाक टिकटों को बेचने का काम करते हैं। डिपॉजिट इनटू SB अकाउंट, ये SB अकाउंट में डिपॉजिट भी करते हैं। एंड सेल ऑफ कैश सर्टिफिकेट्स अप टू 7 PM ऑन वीकडेज। इस पॉइंट को अच्छे से समझना।
कि जो नॉर्मल वीक डेज होते हैं, जब पोस्ट ऑफिस में छुट्टी नहीं है या संडे नहीं है, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस हॉलीडे है वो भी नहीं है और संडे भी नहीं है, इसके अलावा जो नॉर्मल वीक डेज होते हैं, सामान्य सप्ताह के दिन होते हैं, जब बाकी डाकघर भी खुले होते हैं, उन दिनों में ये क्या करते हैं, अपने नॉर्मल काम काज के घंटों के बाद शाम के 7 बजे तक एसबी डिपॉजिट का काम कर सकते हैं। इसके अलावा कैश सर्टिफिकेट्स बेचने का काम भी इनके द्वारा किया जा सकता है। अब ये तो रात के 8:30 बजे तक खुले रह सकते हैं, लेकिन ये जो काम है एसबी अकाउंट में डिपॉजिट करना या कैश सर्टिफिकेट सेल करने का, ये शाम के 7 बजे तक कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, तो ये संडे वाले दिन या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन नहीं करेंगे, ये सिर्फ नॉर्मल वीकडेज में सामान्य सप्ताह के दिनों में करेंगे। On Sundays and national holidays as well as other post office holidays, the night post offices function and observe restricted working hours। संडे वाले दिन या फिर नेशनल हॉलीडेज वाले दिन बाकी सभी डाकघर बंद रहते हैं, सिर्फ नाइट पोस्ट ऑफिस खुले रहते हैं, लेकिन ये भी सीमित कार्य समय का पालन करते हैं, यानी कि इनमें रेस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स हो जाते हैं, यानी कि कुछ समय ये काम करते हैं। कब से कब तक काम करते हैं, वर्क फ्रॉम 10 AM to 5 PM। अब वो नाइट पोस्ट ऑफिस है क्योंकि उसके एक्सटेंडेड आवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ नॉर्मल वीक डेज में रहेंगे। ये बाकी संडे वाले दिन या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन में सुबह के 5 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक काम कर सकते हैं, या फिर आपको इस तरह से भी लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा 10 to 17। इसका मतलब क्या होता है, सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक ये काम करेंगे। कब करेंगे, संडे वाले दिन और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन, और नॉर्मल वीक डेज में ये रात के 8:30 बजे तक काम कर सकते हैं। सस्पेंडेड वर्क ऑन दीज डेज। अब इन दिनों में कौन सा ऐसा काम है जो पूरी तरह से बंद रहता है, बिल्कुल भी नहीं किया जाता। कौन से दिनों में, पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिनों में, नेशनल हॉलीडेज या संडे वाले दिनों में डिलीवरी का काम पूरी तरह से बंद रहेगा। सेविंग बैंक का कोई भी काम नहीं किया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो सेविंग का काम है वो नॉर्मल वीक डेज में रात के 7 बजे तक किया जाएगा, लेकिन संडे वाले दिन या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन ये काम पूरी तरह से बंद रहेगा। ना ही पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट्स को बेचने का काम होगा, ना ही मनी ऑर्डर्स की पेमेंट का काम इन दिनों में किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोज नंबर 4 है मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में। मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस function from specially designed van moving to different fixed points। मोबाइल डाकघर का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे जो कर्मचारी काम करेंगे वो मोबाइल लेके बैठे होंगे, मोबाइल पे काम करेंगे। मोबाइल पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है चल डाकघर, ऐसे डाकघर जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं काम करने के लिए। अब ऐसा सोचो कि कोई बिल्डिंग है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस मोस्टली आपने कहाँ देखे होंगे, बिल्डिंग्स में देखे होंगे, तो क्या कर्मचारी बिल्डिंग उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं काम करने के लिए? नहीं। मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस फंक्शन फ्रॉम स्पेशली डिजाइंड वैन मूविंग टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट्स। तो मोबाइल डाकघर या चल डाकघर विशेष रूप से डिजाइन की गई वैन के माध्यम से संचालित होते हैं, जो निर्धारित स्थानों पर जाकर काम करते हैं, फिक्स्ड पॉइंट्स के ऊपर जाकर काम करते हैं। तो वैन में ही पूरा सेटअप होता है पोस्ट ऑफिस का, वो वैन एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है काम करने के लिए। These mobile post offices are intended to provide the facility of late posting in the different areas of the cities at different timings according to a fixed schedule excluding insured and VP article। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस और क्या करते हैं, ये लेट पोस्टिंग की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। तो शहर के विभिन्न स्थानों पर डिफरेंट टाइम पर फिक्स्ड शेड्यूल के अनुसार, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से किसी भी जगह पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इनका फिक्स्ड शेड्यूल होता है कि एक शहर है, पहले वो शहर के इस हिस्से में जाएंगे, फिर इस हिस्से में जाएंगे, इस तरह से अलग अलग हिस्सों में जाते हैं अलग अलग समय पर। क्योंकि यहाँ पर ये मान लीजिए 5 बजे पहुँच गए, यहाँ पे 6 बजे, यहाँ पे 7 बजे, यहाँ पे 8 बजे, इस तरह से ये अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। फिक्स्ड शेड्यूल इनका रहता
है, अलग अलग टाइमिंग होती है शहर के अलग अलग कोने में पहुंचने की, और वहां पर पहुंचकर ये लेट पोस्टिंग की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन इंश्योर्ड या वीपी आर्टिकल्स की सुविधा यहाँ पे नहीं होती है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस सेल स्टैम्प्स एंड पोस्टल स्टेशनरी। इसके अलावा मोबाइल पोस्ट ऑफिस और क्या करते हैं, डाक टिकट और डाक स्टेशनरी बेचने का काम करते हैं। ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग प्रमाण पत्र जो वर्तमान में डिसकंटिन्यू उनको बेचने का या उनको जारी करने का काम करते हैं। बुक सरफेस एंड मेल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, पत्र डाक के पंजीकृत और हवाई डाक लेखों को बुक करने का काम करते हैं। हवाई डाक के साथ साथ सतही डाक वस्तुओं की बुकिंग का भी ये काम करते हैं। तो पत्र डाक के पंजीकृत लेख, चाहे वो सतही माध्यम से भेजने हो चाहे हवाई डाक के माध्यम से भेजने हो, उनकी बुकिंग का काम करते हैं। इंश्योर्ड या वीपी आर्टिकल्स की बुकिंग ये नहीं करते हैं। एंड एयर पार्सल्स बिसाइड एक्सेप्टिंग अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, पत्र डाक के अपंजीकृत लेखों को डिस्पैच या प्रेषित करने के लिए एक्सेप्ट करने के साथ साथ एयर पार्सल्स की बुकिंग भी ये करते हैं। ईएमओ बुकिंग, माई स्टैम्प जारी करना, पोस्टल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ये सारी सुविधाएं आपको मोबाइल पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, कौन कौन सी डाक टिकट और डाक स्टेशनरी बेचने का काम करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग ग्रांट करने का काम करते हैं। इसके अलावा पत्र डाक के पंजीकृत लेखों की बुकिंग का काम करते हैं, एयर पार्सल्स की बुकिंग का काम करते हैं, पत्र डाक के अपंजीकृत लेखों को प्रेषित करने के लिए एक्सेप्ट करते हैं, ईएमओ बुकिंग करते हैं, माई स्टैम्प इशू करते हैं, जारी करते हैं, और पोस्टल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने का काम भी करते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस डिलीवर मेल एंड अदर पोस्टल सर्विसेज थ्रू स्पेशली इक्विप्ड व्हीकल्स, मोबाइल डाकघर विशेष रूप से सुसज्जित वाहनों के माध्यम से डाक और अन्य डाक सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा कि स्पेशली डिजाइंड वैन होती है, उसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाकर ये सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। दे आर आल्सो फंक्शनिंग टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट पोस्टल सर्विसेज टू पब्लिक एंड चिल्ड्रन, लोगों और बच्चों को डाक सेवाओं के बारे में जागरूक करने का काम भी ये करते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस रिमेन्स क्लोज्ड ऑन संडे एंड पोस्टल हॉलीडेज, मोबाइल डाकघर या चल डाकघर रविवार वाले दिन और डाकघर अवकाश वाले दिन बंद रहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से डाकघर हैं जो रविवार वाले दिन खुले रहते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस, तो नाइट पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे, मोबाइल पोस्ट ऑफिस अन्य डाकघरों की तरह बंद रहेंगे। द मोबाइल पोस्ट ऑफिस एट मद्रास एंड नागपुर आर आल्सो परमिटेड टू बुक मनी ऑर्डर्स, मद्रास और नागपुर के चलते फिरते डाकघरों को मनी ऑर्डर बुक करने की इजाज़त दी गई है। ऐसे डाकघर जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस हैं वो कौन कौन से हैं, मद्रास और नागपुर के मोबाइल पोस्ट ऑफिस हैं जो मनी ऑर्डर्स को बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस आवर्स के बारे में, काम काज के घंटों के बारे में। तो बिजनेस आवर्स के बारे में क्लोज नंबर 5 से लेकर क्लोज नंबर 8 में आता है। क्लोज नंबर 5 की बात करें, जैसे हमने क्लोज नंबर 3 किया नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में, वहाँ पे पढ़ा कि जो पोस्ट ऑफिस के काम काज के घंटे होते हैं उनको कौन निर्धारित करता है, उनको कौन निर्धारित करेगा, सीपीएमजी करता है। कैसे करता है, क्लोज नंबर 5 में दिए गए समय के अनुसार करता है। तो क्लोज नंबर 5 में है नॉर्मल वीकडेज के बारे में, सामान्य सप्ताह के दिनों के बारे में। At every post office and RMS office, the hours during which business is transacted with the public and times at which mails are delivered and dispatched are clearly notified. प्रत्येक डाकघर और आरएमएस कार्यालय में जब जनता के साथ लेन देन किया जाना है, डाक का वितरण और प्रेषण किया जाना है, उस समय को स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्येक पोस्ट ऑफिस और आरएमएस ऑफिस, ठीक है, इन दोनों में आरएमएस ऑफिस में भी, क्योंकि जो कुछ आरएमएस ऑफिस होते हैं वो पब्लिक डीलिंग करते हैं और पोस्ट ऑफिस तो करते ही करते हैं,
तो प्रत्येक डाकघर और आरएमएस कार्यालय में उन घंटों को क्लियरली नोटिफाई किया जाता है, उस समय को स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया जाता है जिस समय लोगों के साथ लेन देन किया जाता है, लोगों के साथ ट्रांजैक्शन की जाती है, डाक का वितरण और प्रेषण किया जाता है। तो इस समय को हर पोस्ट ऑफिस और आरएमएस ऑफिस में स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया जाता है। द पब्लिक बिजनेस आवर्स आर फिक्स्ड विद रिगार्ड टू लोकल कन्वीनियंस एंड द अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग्स ऑफ द मेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी पोस्ट ऑफिस के पब्लिक बिजनेस आवर्स को कैसे निर्धारित किया जाता है, यानी कि लोगों के साथ कौन से समय लेन देन किया जाएगा या लेन देन का समय क्या होगा, उस समय को कैसे निर्धारित किया जाता है। इसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। पहला, लोकल कन्वीनियंस, स्थानीय सुविधा को देखा जाता है। दूसरी बात, डाक के आगमन का समय क्या है। तीसरी बात, डाक के डिपार्चर या प्रेषण या प्रस्थान का समय क्या है। इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए डाकघरों के पब्लिक बिजनेस आवर्स को फिक्स किया जाता है। ऑल वर्क एट द पोस्ट ऑफिस काउंटर्स इज स्टॉप्ड प्रिसाइसली एट द लेटेस्ट आवर्स फिक्स्ड। डाकघरों के काउंटरों पर सभी कार्य ठीक नवीनतम नियत समय पर रोक दिया जाता है। डाकघर के काउंटर्स पर जो भी काम होता है, काम काज के घंटे समाप्त होने पर तुरंत रोक दिया जाएगा। अब बात करें कि क्या क्या काम काज के घंटे रहते हैं। अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, फॉर रेफरेंस एंड इंक्वायरीज, sale of postage stamps and stationery, and grant of a certificate of posting. The working hours are during the entire working hours of the office. अगर पोस्ट ऑफिस में हम बात करें रेफरेंस और इंक्वायरीज के लिए क्या समय रहेगा, संदर्भ और पूछताछ के लिए क्या समय रहेगा, डाक टिकटों या डाक स्टेशनरी को बेचने का क्या समय रहेगा, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग ग्रांट करने या जारी करने का समय क्या रहेगा। तो कार्यालय के पूरे काम काज के घंटों के दौरान ये काम किए जाते हैं। डाकघर में रेफरेंस और इंक्वायरीज, डाक टिकटों को बेचना, डाक स्टेशनरी को बेचना, सर्टिफिकेट ऑफ जारी करना, ये कार्य डाकघर के पूर्ण काम काज के घंटों के दौरान होता रहता है। यानी कि एक डाकघर अगर सुबह के 9 बजे से लेकर 5 बजे तक खुला है तो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये सारे काम होते रहेंगे। The working hours for booking of registered and insured articles, including value payable articles, parcels and telegraphic money orders, are about 6 to 7 hours. फिर अगर हम बात करें बुकिंग की, इंश्योर्ड आर्टिकल बुक करने हैं, पंजीकृत लेखों की बुकिंग करनी है, वैल्यू पेबल आर्टिकल्स की, पार्सल्स की बुकिंग करनी है, टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर डिसकंटिन्यूड है लेकिन फिर भी याद करना है टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर है, तो इनकी बुकिंग का समय क्या रहता है, तो ये 6 से 7 घंटे का रहता है। और सैटरडे वाले दिन, अब ये जो 6 से 7 घंटे, ये नॉर्मल वीक डेज की बात किया, पोस्ट ऑफिस में नॉर्मल वीक डेज होते हैं मंडे टू फ्राइडे, कि मंडे टू फ्राइडे जो काम है वो 6 से 7 घंटों के लिए होगा, और सैटरडे वाले दिन ये काम 5 घंटों के लिए होता है। मंडे टू फ्राइडे ये काम 6 से 7 घंटों के लिए होगा, सैटरडे वाले दिन ये काम सिर्फ 5 घंटों के लिए होगा। शाम के 3 बजे इस काम को बंद कर दिया जाता है। द वर्किंग आवर्स फॉर इशू ऑफ मनी ऑर्डर्स, sale and payment of postal orders, saving bank and post office certificate transactions and payment of telephone bills extra are about 5 hours on Saturday for 3 hours stopping at 1 PM. फिर उसके बाद मनी ऑर्डर जारी करने का काम, पोस्टल ऑर्डर्स को बेचने का या पोस्टल ऑर्डर्स के भुगतान करने का समय, सेविंग बैंक है, पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट ट्रांजैक्शंस है, टेलीफोन बिल्स का भुगतान करने, तो ये सारे काम काज को करने के लिए वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं, पोस्ट ऑफिस में ये सारा काम 5 घंटों के लिए किया जाता है। और शनिवार वाले दिन ये काम सिर्फ 3 घंटों के लिए किया जाता है, दोपहर के 1 बजे इस काम को बंद कर दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस इंचार्ज ऑफ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स आर केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 आवर्स। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के कार्यभार वाले डाकघरों को अधिकतम 5 घंटों की अवधि के लिए खुला रखा जाता है। जो शाखा डाकघर होते हैं जिनका प्रभार ग्रामीण डाक सेवक के पास होता है, ऐसे डाकघर मैक्सिमम 5 घंटों के लिए
खुले रहते हैं। डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड इंश्योर्ड वीपी आर्टिकल्स एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स एट विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस इज डन ड्यूरिंग आवर्स फिक्स्ड फॉर द बुकिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लासेस ऑफ आर्टिकल्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि जो भी आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल हैं, इंश्योर्ड या वीपी आर्टिकल हैं या मनी ऑर्डर्स की पेमेंट या भुगतान का समय है, अगर ये डाक घर की विंडो पर क्यास आए तो कौन से समय में क्यास आएगा? जो समय इन आर्टिकल्स की बुकिंग के लिए निर्धारित है। जैसे हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस में एक रजिस्टर्ड आर्टिकल की बुकिंग का समय सुबह के 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक है। अगर हम बात करें रजिस्टर्ड आर्टिकल की पोस्ट ऑफिस विंडो पर, अगर किसी ने डिलीवरी लेनी है, पोस्ट ऑफिस विंडो पर वितरण लेना है, तो उस वितरण के लिए क्या समय रहेगा? जो समय निर्धारित है इसकी बुकिंग के लिए, वही समय निर्धारित होगा इसकी विंडो डिलीवरी के लिए। कि कोई भी व्यक्ति अगर डाकघर खिड़की पर आकर अपनी पंजीकृत डाक वस्तु लेना चाहता है तो वो भी 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ले सकता है। तो जो समय किसी भी आर्टिकल की बुकिंग के लिए निर्धारित है, वही समय उसकी विंडो डिलीवरी के लिए भी निर्धारित रहता है। अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड इन मोस्ट स्टेशनरी आरएमएस ऑफिसेस फॉर बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। अधिकांश स्थिर आरएमएस कार्यालयों में, तो जैसे आपने वॉल्यूम 5 में पढ़ा होगा कि आरएमएस में 2 तरह के कार्यालय होते हैं, एक ट्रैवलिंग होते हैं, दूसरे स्टेशनरी। एक ऐसे कार्यालय जो चल कार्यालय होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं काम करने के लिए, और कुछ होते हैं स्थिर कार्यालय। तो अधिकांश स्थिर आरएमएस कार्यालयों में, यानी कि ज़्यादातर जो स्थिर आरएमएस कार्यालय होते हैं वहाँ पर पंजीकृत लेखों की बुकिंग होती है, डाक टिकट और स्टेशनरी की बिक्री की व्यवस्था भी होती है। वैल्यूएबल आर्टिकल्स एंड मनी ऑर्डर्स कैन नॉट बी बुक्ड टू एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस। वैल्यूएबल आर्टिकल और मनी ऑर्डर आर्मी पोस्ट ऑफिस या सेना डाकघरों के पते पर बुक नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने, क्योंकि ये चीज़ की पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार इसमें क्या क्या अपडेशन है वो भी हम साथ में कर लेंगे। तो अबाउट बिजनेस आवर्स अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024, डाकघर विनियम 2024 के अनुसार व्यावसायिक घंटों के बारे में, कि जो पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 है उनमें बिजनेस आवर्स के बारे में क्या बताया हुआ है। The business hours in a post office during which business is transacted with the public shall generally be as under the normal weekdays। कि डाकघर में वो समय जिसके दौरान जनता के साथ लेन देन किया जाता है, व्यवसाय की ट्रांजैक्शन की जाती है, वो समय क्या होता है। यहाँ पे काम दिया है और यहाँ पे बिजनेस आवर्स दिए हैं। तो रेफरेंस और इंक्वायरीज के लिए पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में जैसा दिया है उसमें कोई चेंज नहीं है। ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस, अगर डाक घर में कोई भी रेफरेंस या इंक्वायरी आप करना चाहते हैं, डाक घर के पूरे कामकाज के घंटों के दौरान आप ये काम कर सकते हैं। काउंटर सर्विसेज की बात करें, काउंटर सर्विसेज में क्या आता है, जैसे आपके कोई भी धन संबंधी लेन देन है तो वो आपके काउंटर सर्विसेज में आ जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी काउंटर सर्विसेज होती हैं, इंक्लूडिंग उसमें बुकिंग आ जाएगी, आइटम्स को पोस्ट करना है, डाक वस्तुओं को बुक करना है, पोस्ट करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स की प्रीमियम कलेक्शन करनी है। ये काम पोस्ट ऑफिस में 6 घंटों के लिए क्या आएगा। इसमें नहीं है कि 6 से 7 घंटे करना है या सैटरडे को इतना करना है, तो डायरेक्ट है कि ये काम डाकघरों में 6 घंटों के लिए क्या आएगा। मनी रिमिटांस धन प्रेषण में जैसे इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर आ जाते हैं, आईपीओ आ जाते हैं, ये काम भी 6 घंटों के लिए क्या आएगा। और सेविंग बैंक की बात करें, ये काम भी 6 घंटों के लिए क्या आएगा अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024। और ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बारे में इसमें कोई अपडेशन नहीं है कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस मैक्सिमम 5 घंटों के लिए खुले रहते हैं काम करने के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, सर्किल हेड, रीजनल हेड and divisional head are empowered to specify the period of each of the post office under their jurisdiction during which business is transacted with the public
और कस्टमर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि डाकघरों के कामकाज के घंटों को सर्किल हेड या सीपीएमजी निर्धारित करता है। पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 में क्या बताया गया है कि पोस्ट ऑफिस के कामकाज के घंटे जिसके दौरान पब्लिक या कस्टमर्स के साथ, जनता या ग्राहकों के साथ व्यवसाय का लेन देन किया जाता है, उन समयों को डाकघरों के लिए कौन निर्धारित करता है? तो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले डाकघरों के लिए सर्किल हेड, सीपीएमजी, रीजनल हेड, पोस्ट मास्टर जनरल या फिर सुपरिटेंडेंट निर्धारित करेगा। तो इन तीनों को अभी ये पावर है, सर्किल हेड के पास भी है, रीजनल हेड के पास भी है और डिविजनल हेड के पास भी ये पावर है कि अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले डाकघरों के उस समय को निर्धारित कर सकते हैं जिस समय के दौरान जनता या ग्राहकों के साथ व्यवसाय का लेन देन किया जाएगा। और क्या निर्धारित कर सकते हैं? एंड द टाइम एट विच आइटम्स आर डिलीवर्ड एंड डिस्पैच, वह समय जिसके दौरान डाक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा या डाक वस्तुओं का प्रेषण किया जाएगा, उस समय को भी ये निर्धारित कर सकते हैं। कीपिंग इन व्यू द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स, बिजनेस आवर्स, लोकल कन्वीनियंस एंड द अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग्स ऑफ आइटम्स एंड वर्किंग ऑफ पोस्ट ऑफिस काउंटर्स। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि डाकघरों के कामकाज के घंटे कैसे निर्धारित किए जाते हैं, 3 चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। तो क्या कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? लोकल कन्वीनियंस है, डाक के आगमन और प्रस्थान का समय है। अब सर्किल हेड, रीजनल हेड या डिविजनल हेड के पास ये अधिकार है कि वो अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले डाकघरों के कामकाज के घंटों को निर्धारित कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम वर्किंग आवर्स क्या है, कि पोस्ट ऑफिस के अगर मैक्सिमम वर्किंग आवर्स 6 हैं तो वो ये ना कर दें कि बुकिंग वो निर्धारण के समय वो 7 घंटे इसको पहुंचा दें, इस चीज़ को वो ध्यान में रखेंगे। बिजनेस आवर्स को, कामकाज के घंटों को ध्यान में रखेंगे। लोकल कन्वीनियंस, स्थानीय सुविधा को ध्यान में रखेंगे। अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ आइटम्स, डाक वस्तुओं के आगमन और प्रस्थान के समय को ध्यान में रखेंगे। और पोस्ट ऑफिस काउंटर्स की वर्किंग को या कामकाज को भी ध्यान में रखेंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सर्किल हेड, रीजनल हेड या डिविजनल हेड डाकघरों के कामकाज के घंटों को निर्धारित करेंगे। फिर आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर्किल हेड और रीजनल हेड में, अब यहाँ पे डिविजनल हेड की बात नहीं की है, यहाँ पे सिर्फ सीपीएमजी और पीएमजी की बात की है। इफ इट इज नेसेसरी और एक्सपीडिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक और इन एनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाई, यदि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक हो तो सर्किल हेड या रीजनल हेड क्या कर सकते हैं? द बिजनेस आवर्स एंड द डेज अदर देन वर्किंग डेज इंक्लूडिंग संडेज एंड हॉलीडेज ड्यूरिंग विच द पोस्ट ऑफिस शैल बी ओपन फॉर बिजनेस। अब ये जो शक्ति थी, आप कह सकते हैं ये जो पावर थी डायरेक्टर जनरल के पास थी कि डाकघरों के कामकाज के घंटों को एक्सटेंड करना है या उनको रविवार वाले दिन या डाकघर अवकाश वाले दिन खुला रखना है। अब ये पावर सर्किल हेड और रीजनल हेड के पास भी है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 क्या पावर है कि ऐसे बिजनेस आवर्स या पोस्ट नॉर्मल वर्किंग डेज के अलावा ऐसे अन्य दिन जिसमें संडे और हॉलीडेज आती हैं, जिनके दौरान डाकघर लोगों के साथ व्यवसाय करने के लिए खुले रहेंगे। तो ये क्या कर सकते हैं? बिजनेस आवर्स को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, डाकघरों को रविवार वाले दिन या डाकघर अवकाश वाले दिन भी खुला रख सकते हैं ताकि वो लोगों के साथ व्यवसाय कर सकें। उसके अलावा जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि डायरेक्टर जनरल के पास ये पावर होती है कि वो डाकघरों के कामकाज को एक्सटेंड कर सकता है, डाकघरों को रविवार या डाकघर अवकाश वाले दिन भी खुला रख सकता है, और साथ में उनमें क्या काम किया जाएगा इस चीज को भी निर्धारित कर सकता है। अब ये पावर सर्किल हेड या रीजनल हेड के पास होगी कि नाइट, जैसे क्योंकि ये नाइट पोस्ट ऑफिस बन जाएंगे तो जो नाइट पोस्ट ऑफिस होंगे जो संडे वाले दिन भी या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी खुले रहेंगे या अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाद भी काम करेंगे, तो वहां पर कौन सी ट्रांजैक्शंस की जाएंगी, कौन से लेन देन किए जाएंगे, तो इसको निर्धारित करने का काम भी सर्किल हेड या रीजनल हेड के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा और वो क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स दैट मे बी टेंडर्ड फॉर बुकिंग ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स टू मीट द रश ऑफ द वर्क इन अ पोस्ट ऑफिस एंड टू एंश्योर द
इक्विटेबल अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज टू पब्लिक, अब लोगों को समान सुविधाएं उपलब्ध हो सके इसके लिए वो नाइट पोस्ट ऑफिस में लोगों द्वारा बुकिंग के लिए उपस्थित की जाने वाली वस्तुओं की संख्या को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जैसे कामकाज के बढ़े हुए घंटे हैं, बिजनेस आवर्स एक्सटेंड हुए। एग्जांपल लेते हैं, एक पोस्ट ऑफिस नॉर्मल 9 से 5 बजे तक खुला रहता है, एक सीपीएमजी आता है वो क्या कहता है कि नहीं भाई ये 5 से 7 बजे तक एक्स्ट्रा काम करेंगे, यानी कि इसके वर्किंग आवर्स को एक्सटेंड कर दिया 5 से 7 बजे तक। अब वो साथ में अगर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है कि वहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे लोग आते हैं बुकिंग के लिए अपने आर्टिकल्स लेकर, अब मेरी तरह एक मुंह उठा के चला है, उसने 100 आर्टिकल वहाँ पे रख दिए, अब 5 से 7 बजे तक 2 ही घंटे या 2 घंटे में 100 ही आर्टिकल बुक हो पाएंगे, तो सिर्फ एक व्यक्ति का काम हुआ, बाकी क्या करेंगे। अब इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, सर्किल हेड या रीजनल हेड ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा मैक्सिमम इस बढ़े हुए काम काज के घंटों के दौरान मैक्सिमम कितने आर्टिकल बुकिंग के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं ताकि सभी लोगों को समान सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज नंबर 7, बिजनेस डन ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, रविवार वाले दिन और डाकघर अवकाश वाले दिन क्या काम किया जाता है। ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज एक्सेप्ट नाइट पोस्ट ऑफिसेस, ऑल अदर पोस्ट ऑफिसेस इंक्लूडिंग मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस रिमेन्स क्लोज्ड एंड नो बिजनेस ट्रांसैक्टेड विद द पब्लिक। रविवार वाले दिन और डाकघर अवकाश वाले दिन सभी डाकघर बंद रहते हैं, मोबाइल पोस्ट ऑफिस भी बंद रहते हैं, सिर्फ नाइट पोस्ट ऑफिस खुले रहते हैं और लोगों के साथ लेन देन करते हैं। There is also no clearance of street letter post boxes, the delivery of mails on such days, और ऐसे दिनों में क्या नहीं किया जाता है, ऐसे दिनों में सड़कों पर लगे लेटर बॉक्सेस की निकासी नहीं की जाती है, डिलीवरी का काम भी नहीं किया जाता है। Facilities are provided for the posting of letters on which the prescribed late fees is paid during certain specific hours in the letter boxes at RMS offices and at selected offices। जिन पत्रों पर निर्धारित विलंब शुल्क का भुगतान किया जाता है, ऐसे लेटर्स जिनके ऊपर लेट फीस दी जाती है उन्हें RMS कार्यालय और चयनित कार्यालयों में स्थित पत्र बॉक्सों में या लेटर बॉक्सेस में कुछ विशिष्ट घंटों के दौरान पोस्ट करने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। सच पोस्टिंग कैन आल्सो, यानी कि ऐसे लेटर जिनके ऊपर लेट फीस का भुगतान किया जाता है, तो ऐसे लेटर्स को और क्या किया जाता है, बी मेड इन अ लेटर बॉक्सेस ऑफ मेल बैंस ऑफ RMS सेक्शंस। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स शुड नॉट बी पोस्टेड आइदर इन अ पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स और इन दी मेल वैन ऑफ लेटर बॉक्स। तो ऐसी पोस्टिंग RMS अनुभागों के मेल बैन के लेटर बॉक्स में भी की जा सकती है। मशीन से फ्रैंक किए गए लेखों को पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स या मेल बैन के लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करना है। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे फ्रैंकिंग मशीन वाला लेक्चर करेंगे उसमें भी आएगा कि ऐसे आपके आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल ठीक है जो मशीन फ्रैंक्ड होते हैं, जिनके ऊपर डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। अभी आपको अगले लेक्चर में समझ आएगा कि फ्रैंकिंग मशीन क्या है, कैसे डाक वस्तुओं के लिए उसके माध्यम से भुगतान किया जाता है। तो ऐसा कोई भी आर्टिकल है उसके लिए डाक शुल्क का भुगतान अगर आप फ्रैंक इंप्रेशन के माध्यम से करते हैं तो उसको पोस्ट करने के लिए ना तो आपने पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में उसे डालना है और ना ही मेल बैन के लेटर बॉक्स में आपने उसको डालना है। Important point, registered newspaper and packet of registered newspaper accepted on Sunday and post office holidays without payment of any late fees in पंजीकृत समाचार पत्र और पंजीकृत समाचार पत्रों के पैकेट रविवार और डाकघर अवकाश वाले दिनों में भी एक्सेप्ट किए जाते हैं, वो भी बिना किसी लेट फीस के। क्या क्या स्वीकार किया जाता है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पैकेट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पंजीकृत समाचार पत्र और पंजीकृत समाचार पत्रों के पैकेट। तो ये रविवार वाले दिन और डाकघर अवकाश वाले दिन बिना किसी लेट फीस के भुगतान के एक्सेप्ट किए जाते हैं। कहाँ पे किए जाते हैं, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, 3 जगह पे किए जाते हैं, एक प्रेस छंटाई कार्यालय, दूसरे RMS कार्यालय, तीसरे नाइट पोस्ट ऑफिस। इन 3 कार्यालयों में रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के पैकेट संडे वाले दिन और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन बिना किसी लेट फीस के भुगतान के एक्सेप्ट किए जाते हैं।
नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज या डाकघर अवकाश के बारे में। टोटल 17 हॉलीडेज आर ऑब्जर्व्ड इन पोस्ट ऑफिस। डाकघरों में कुल 17 अवकाश मनाए जाते हैं। कंपल्सरी हॉलीडेज आर 14 एंड दीज आर, अनिवार्य अवकाश 14 है। ठीक है, टोटल 17 अवकाश मनाए जाते हैं, इसमें से 14 कंपल्सरी है, हर सर्किल में एक साथ मनाए जाते हैं। 3 नेशनल हॉलीडेज हैं और बाकी बची हुई रिलीजियस हॉलीडेज हैं। तो 14 में जो 3 नेशनल हॉलीडेज हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती। रिलीजियस हॉलीडेज की बात करें, बुद्ध पूर्णिमा, दशहरा, गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती, फिर ईद उल फितर है, मुहर्रम है, दिवाली, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, फिर उसके बाद है ईद उल जुहा या जिसे बकरीद कहा जाता है, ईद मिलाद। तो ये सारी रिलीजियस हॉलीडेज, आपने इनको अच्छे से याद करना, एग्जाम में पूछी जाती है। ये हो गई 14 हॉलीडेज, क्योंकि टोटल 17 मनाई जाती हैं, तो 3 हॉलीडेज सर्किल बाई सर्किल अलग अलग होती हैं, हर सर्किल में अलग अलग मनाई जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं पेमेंट ऑफ पोस्टेज या डाक शुल्क का भुगतान। तो ये आता है क्लोज नंबर 9 से 14 के बीच में। क्लोज नंबर 9 है डिजायरेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क के पूरा भुगतान की वांछनीयता। किसी भी डाक वस्तु को जब भेजना है उसके लिए डाक शुल्क का पूरा भुगतान आपको क्यों करना चाहिए, उसका क्या फायदा होता है। इट इज एंडवेयर ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू फॉरवर्ड बाय द अर्लीस्ट पॉसिबल मेल एंड इफेक्ट डिलीवरी एज एक्सपेडिशियसली एज पॉसिबल ऑफ ऑल फुली प्रीपेड पोस्टल आर्टिकल्स। कि किसी भी डाक वस्तु को आपने पोस्ट करना है तो डाक शुल्क का आपको पहले ही भुगतान कर देना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से भुगतान किए हुए डाक लेखों के लिए पोस्ट ऑफिस का ये प्रयास रहता है कि जितनी जल्दी हो सके उनको आगे भेजा जाए, उनके गंतव्य के लिए भेजा जाए और उनकी जल्द से जल्द डिलीवरी की जाए, वितरण किया जाए। जो अनपेड आर्टिकल्स होते हैं और आर्टिकल्स ऑन विच पोस्टेज इज नॉट फुली प्रीपेड, ऐसे आर्टिकल जिनके लिए डाक शुल्क आपने कुछ भी भुगतान नहीं किया है या आपने आधा अधूरा भुगतान किया है, तो ऐसे आर्टिकल्स के साथ क्या होता है, नोट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर अनरजिस्टर्ड मेल, अन्य अपंजीकृत डाक की तुलना में इनको अधिक सुरक्षा नहीं दी जाती, इनको कुछ भी सुरक्षा नहीं मिलेगी। जो अनरजिस्टर्ड मेल भेजी जाती है उसको भी सुरक्षा मिलती है, लेकिन जो आपने ऐसी डाक भेजी है जो अनपेड है, इनसफिशिएंटली पेड है, उसके लिए ज़्यादा सुरक्षा उसको नहीं मिलती है। लायबल टू डिटेंशन फॉर पर्पस ऑफ टैक्सिंग पोस्टेज ड्यू ऑन देम, ऐसी डाक वस्तुओं को उनके ऊपर डाक शुल्क का भुगतान करने के उद्देश्य से डिटेन कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। दे आर ऑल्सो नोट इशूड अलोंग विद स्पेशल डिलीवरीज इंटेंडेड ओनली फॉर अनरजिस्टर्ड मेल। अब पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, अपंजीकृत डाक को वितरित करने के लिए स्पेशल डिलीवरीज होती हैं, कि जैसे एक डिलीवरी होगी सुबह कि अपंजीकृत डाक वस्तुएं दे दी जाएंगी डिलीवर करने के लिए, तो इन स्पेशल डिलीवरीज के साथ अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स को डिलीवरी के लिए जारी नहीं किया जाता, इनको वहां भी डिटेन कर लिया जाता है ताकि इनको बाकी सभी डाक वस्तुओं की जर्नल डिलीवरीज के साथ डिलीवरी के लिए दिया जा सके। एक तो हो जाएगी स्पेशल डिलीवरी के अंदर रजिस्टर्ड मेल ही मेल होगी, उसी का वितरण करना है स्पेशल डिलीवरी। फिर एक होती है कि सारा मिक्स ही है, ठीक है, मिक्स काम है, उसमें आपके ये आर्टिकल भी दे दिए जाएंगे डिलीवर करने के लिए, इनको स्पेशल डिलीवरी के साथ नहीं दिया जाएगा। क्लोज नंबर 10 है पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी के बारे में, डाक टिकट और स्टेशनरी के बारे में। पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज नॉर्मली अफेक्टेड बाय मींस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स इशूड बाय द इंडियन पोस्ट ऑफिस अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डाक शुल्क का भुगतान कैसे किया जाता है, पोस्टेज स्टैम्प्स के माध्यम से, डाक टिकटों के माध्यम से किया जाता है। आपने कोई भी डाक वस्तु भेजनी है उसके लिए डाक शुल्क का भुगतान कैसे किया जाएगा, नॉर्मल मेथड है कि आप उसके ऊपर डाक टिकट लगा सकते हैं। यह डाक टिकट इंडियन पोस्ट ऑफिस या भारतीय डाकघर के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी के तहत जारी किए जाते हैं। फिर इसके अलावा पोस्ट ऑफिस आल्सो इश्यूज स्टेशनरी आइटम्स लाइक एनवलप, इनलाइन लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड्स विद वैल्यू ऑफ द रिक्वेसाइड स्टैम्प्स इम्पोज्ड ऑन देम। फिर डाकघर के द्वारा कुछ स्टेशनरी आइटम्स भी उपलब्ध करवाई जाती हैं, जारी की जाती हैं, जैसे एनवलप, लिफाफे जारी किए जाते
जाते हैं, ILC इनलाइन लेटर कार्ड इशू किए जाते हैं, पोस्ट कार्ड इशू किए जाते हैं, और ऐसे आर्टिकल या ऐसी स्टेशनरी के ऊपर निर्धारित मूल्य के डाक टिकट इम्पोज होते हैं, उभरे हुए होते हैं। तो अगर आपने पोस्ट ऑफिस में एक लेटर कार्ड देखा होगा, ILC देखा होगा, तो उसके ऊपर 2.5 रुपए की डाक टिकट पहले से ही उभरी हुई होती है। तो इस तरह की स्टेशनरी आइटम्स पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी की जाती हैं। If postage required on the embossed postal stationery more than the value of a stamps printed on articles, additional postage stamps can be affixed on it. अब मान लीजिए आपने क्या करना था, एक लेटर पोस्ट करना था। लेटर पोस्ट करने के लिए आप पोस्ट ऑफिस में 5 रुपए वाला एनवल्प लेते हैं। अगर आपने 5 रुपए वाला एनवल्प पोस्ट ऑफिस में जो मिलता है वो देखा होगा, उसके ऊपर यहाँ पे 5 रुपए की डाक टिकट लगी हुई होती है या उभरी हुई होती है। अब मान लीजिए आपने लेटर पोस्ट करना है, लेकिन लेटर पोस्ट करने के लिए पोस्टेज चार्जेस 10 रुपये बन रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, तो 5 रुपये की डाक टिकट इसके ऊपर पहले से ही उभरी हुई है। जो भी कमी होगी, कमी क्या है यहाँ पे, सिर्फ 5 रुपये की, तो 5 रुपये के डाक टिकट लगाकर आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो कमी को पूरा करने के लिए आप ज़रूरत के अनुसार अतिरिक्त डाक टिकट लगा सकते हैं। फिर एक होते हैं हमारे पास रेवेन्यू स्टैम्प्स, ओनली सेल बाय पोस्ट ऑफिस, किनको डाकघर के द्वारा सिर्फ बेचने का काम किया जाता है, ये डाकघर के द्वारा जारी नहीं किए जाते। तो रेवेन्यू स्टैम्प्स किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं। कैन नॉट यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज, और डाक शुल्क के भुगतान में इनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसको बड़ी अच्छी तरह से याद करना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो रेवेन्यू स्टैम्प्स होते हैं इनका उपयोग डाक शुल्क के भुगतान में किसी भी तरह से नहीं किया जाएगा। पोस्टेज चार्जेस कैन आल्सो बी पेड बाय मींस ऑफ प्रॉपर इंप्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन, डाक शुल्क का भुगतान फ्रैंकिंग इंप्रेशन लगाकर भी किया जा सकता है, जैसा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। In order to cater to the needs of philatelists and stamp collectors, philately bureau are established by department। जो डाक टिकट संग्रह करता होते हैं, ये फिलैटली क्या है, फिलैटलिस्ट क्या है, इसके बारे में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आएगा। तो जो डाक टिकट संग्रह करता होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा डाक टिकट ब्यूरोज की स्थापना की जाती है। और जो ओवरसीज ऑर्डर्स होते हैं फिलैटली के, यानी कि फिलैटली के जो भी विदेशी ऑर्डर होते हैं उनको फिलैटली ब्यूरो बॉम्बे GPO में निष्पादित किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस हम यहीं तक करेंगे, क्लोज नंबर 10 के 10 तक। इसको आपने बड़े अच्छे से पढ़ना है, समझना है, याद करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये नहीं होते हैं। अगर हो भी जाए बार बार भूल जाते हैं और इतना आप याद कर भी नहीं पाएंगे। अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो इनको याद करने में अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना है, नोट्स बनाने में अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना है। बुक्स आप ले सकते हो, वो बेटर ऑप्शन है। कोई भी डाउट हो या आपको लगे इसमें कुछ और अपडेट है, उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि अगर आपका कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो। अगर कुछ अपडेशन हो तो वो सभी को हम बता सकें। और बाकी हम पर्यावरण को बचाने के लिए एक जर्नी की हमने शुरुआत की है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। उस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़ें। साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ें। पर्यावरण को बचाने की इस जर्नी में आप भी साथ सहयोग करें। धन्यवाद।